नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। नेशन एट 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम खबरें, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, तमाम खबरों पर होगी चर्चा। तो चलिए करते हैं शुरुआत खबरों के सिलसिले की। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत अब करेंगे आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को लेकर। चुनाव प्रचार थमने के बाद आधी रात को बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश अब जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के वोटरों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आजादी के अमृत काल में हम भारतीयों ने अपने प्राण प्रिय देश को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा है कि हमें भारत को जल्द से जल्द टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करना है। पीएम मोदी ने कहा कि ये तभी संभव है जब कर्नाटक की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करे। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार देर रात पश्चिम बंगाल के अपने 1 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी यात्रा के दौरान लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। शाह की राजकीय यात्रा आज सुबह कोलकाता के जोरासांको ठाकुरी बाग में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू होगी। आपको बता दें कि महान बंगाली कवि के जन्म के उपलक्ष्य में 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है, जिस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का शामिल होना तय माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि टैगोर बंगाल के कवि और गुरुदेव के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए बात अब करेंगे खबरों में कर्नाटक की, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव का कल के दिन प्रचार थम गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ आज के दिन बैठक वो करेंगे। ये बैठक आज के दिन दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी। महासचिवों के साथ इस बैठक में कर्नाटक चुनाव को लेकर, पार्टी के हालात को लेकर भी यहाँ पर जानकारी साझा की जाएगी और राज्यों में चुनाव के हालात को लेकर भी बातचीत की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल पूरा होने पर इस अवसर पर कार्यक्रमों पर ध्यान भी केंद्रित किया जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले बैठक बुलाई गई है, जहां 224 सीटों वाली कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कल यानी कि 10 मई को मतदान होना है और वोटों की गिनती 13 मई को होगी, जहां सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का निशान 113 है। बीजेपी की नजर राज्य में दूसरे कार्यकाल पर है, जहां उसने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखने का भरोसा जताया है। चलिए खबरों में अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान का दौरा करेंगे। सिरोही जिले में माउंट आबू में पार्टी प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि सर्वोदय संकल्प प्रशिक्षण शिविर के लिए इसके जरिए कांग्रेस पार्टी नेतृत्व का निर्माण भी कर रही है। माउंट आबू में चल रहे सर्वोदय संगम शिविर में देश भर के 45 कांग्रेस जन प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये सर्वोदय संगम का 3रा शिविर है। सर्वोदय संकल्प के लिए इसके जरिए ही कांग्रेस पार्टी प्रतिभागियों को देश, राजनीति, दुनिया की शहरी समाज और स्वयं की राजनीति की अध्यक्षता देने के लिए तैयार किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी 10 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मोदी के प्रदेश में 4 बड़े कार्यक्रम हैं। पीएम नाथ द्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करेंगे। आबू रोड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जो मानपुर हवाई पट्टी क्षेत्र में आयोजित होगी। चलिए बात करेंगे यूपी के निकाय चुनाव को लेकर। यूपी निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जिसमें जुलूसों पर जोर अब रहेगा। प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकेंगे। 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार आज के दिन थम जाएगा। इसके बाद प्रचार करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होनी अब शुरू हो जाएंगी। दूसरे चरण में 38 जिलों के 370 नगरीय निकायों के 6,929 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें 1.92 करोड़ मतदाता कुल 39,146 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 4 मई को हो चुका है। दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर, बांदा और चित्रकूट में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम बाराबंकी और अयोध्या में सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी मिर्जापुर के 96 विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। बीते दिन
सीएम योगी ने बाराबंकी में चुनाव प्रचार किया था, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला था। सीएम ने कहा था कि सपा सरकार में कांवड़ियों पर कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में कांवड़ियों पर फूल की वर्षा की जाती है। सीएम ने यह भी कहा, अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया। कूड़ा उठाना सपा को उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता है। ये उन 6 करोड़ लोगों का अपमान है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये कूड़ा नहीं, सपा बीएसपी के कचरे को साफ करने का चुनाव है। तो चलिए बिहार की बात अब कर लेते हैं। बिहार में जाति गणना को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान ये तय किया जाएगा कि 3 जुलाई की तारीख को कब फिक्स किया जाए। गणना को लेकर कोर्ट आज नई तारीख का ऐलान भी कर सकता है। 2 दिन पहले बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पीके शाही ने इस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा है कि सुनवाई जल्द हो ताकि जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा सके। हाईकोर्ट ने 4 मई को जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पहले 3 जुलाई की तारीख फिक्स की थी। इधर कर्नाटक चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आगामी चुनाव 10 मई को होने वाले हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगा दिया है। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल ने आंदोलन करने का अब मन भी बना लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर्नाटक विधानसभा के लिए होने वाले मतदान से एक दिन पहले यानी कि आज पूरे देश में हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। इसी को लेकर पूरे देश में सभी मंदिरों, प्रमुख स्थलों पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ का आयोजन किया जाएगा। बजरंग दल कार्यकर्ता आज बेंगलुरु, दिल्ली, नागपुर, मुंबई समेत देश के तमाम शहरों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान विरोध के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। इसके जरिए वह कांग्रेस के बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने, उसकी पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से तुलना करने के निर्णय का विरोध करेंगे और उसे सद्बुद्धि आने की प्रार्थना की जाएगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, जहां पर पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को अब भारतीय किसान संगठन का समर्थन मिल रहा है। आज भी कई किसान संगठन ने ऐलान किया है कि अगर जल्दी पहलवानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो फिलहाल हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर आए किसान लाखों की संख्या में वहां पर बैठेंगे और फिर एक बड़े आंदोलन की वहां पर तैयारी की जाएगी। इसी के बाद आगे की रणनीतियां भी सेट की जाएंगी। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं इसके साथ ही साथ पहलवान विनेश फोगाट ने यह कहा है कि पहलवान पिछले 15 दिनों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 21 मई तक सारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर ही रहेंगे, यहीं प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। खबरों में अब रुख करते हैं मणिपुर का, जहां 3 मई को भड़की हिंसा के बाद जान माल की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अब तक के घटनाक्रम के और हालात का बयान जारी किया है। सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि जो भी लोग अभी हिंसा प्रभावित इलाके में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर शरण दी जाएगी। सीएम ने माना कि अब भी 10,000 लोग फंसे हैं। इसके साथ ही बीरेन सिंह ने कहा है कि पहले दिन से पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई है। मणिपुर के सीएम सिंह ने बता दें आपको, सीएम ने कहा है कि हिंसा की चपेट में आए परिवारों के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 मई को दुर्घटनापूर्ण घटना में 60 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। वही हरियाणा की बात अब कर लेते हैं, जहां पर मनोहर लाल सरकार ने मणिपुर में पढ़ाई करने गए प्रदेश के छात्रों को सकुशल वापस लाने के पुख्ता इंतजाम अब किए हैं। देर रात छात्रों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा और छात्र वहां से हरियाणा पहुंचे। इन छात्रों में कई महिला भी हैं और कई पुरुष भी हैं, जिनकी ऋतु और बात करें पलवल की तो वहां के एक छात्र हैं शिवानी, सिरसा की नेहा और रोहतक का सागर कुंडू शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मणिपुर प्रशासन से संपर्क साधकर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हरियाणा के विद्यार्थियों की सकुशल वापसी का इंतजाम करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री खुद मणिपुर के हर एक हालात पर अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छात्रों को जल्दी वापसी लाने की पूरी व्यवस्था करें। आप हरियाणा सरकार ने मणिपुर में फंसे छात्रों की लिस्ट भी पूरी तैयार कर ली है। अब बात होगी दिल्ली की, तो दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई और ईडी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमकर
हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ईडी जब किसी को नोटिस भेजती है तो सामने वाले की पैंच गीली हो जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चार्जशीट में नाम गलत होने को लेकर जब नोटिस भेजा तो ईडी की पैंच गीली हो गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर ही कहीं कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, ये हम शुरू से ही कह रहे हैं। दिल्ली सरकार की छवि को खराब करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसका नाम रखा गया दिल्ली शराब घोटाला। सीबीआई ईडी ने कोर्ट में माना है कि उनके पास 100 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए का कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि शराब घोटाले को मनगढ़ंत तौर पर बनाया गया है और बीजेपी के इशारे पर इसे केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए मध्य प्रदेश की बात अब कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले घोषणाओं की सियासत अब तेज हो गई है। जहां पर शिवराज सरकार की 1000 रुपए हर महीने देने वाली लाडली बहना योजना के बाद आज कांग्रेस भी मुकाबले में नारी सम्मान योजना लॉन्च कर रही है, जिसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। कांग्रेस की इस स्कीम के माध्यम से महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा कर रही है। कांग्रेस हिमाचल में भी नारी सम्मान योजना की घोषणा कर चुकी है, जिसके बाद शिवराज सरकार ने प्रदेश में लाडली बहना योजना की घोषणा की। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सरकार महज झूठी घोषणाएं करना जानती है और वो घोषणावीर है, कांग्रेस वाले कर्मवीर। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करते हैं, जिन्होंने कथित तौर पर 2000 करोड़ के शराब घोटाले के संबंध में एक बड़ा बयान दिया। सीएम बघेल ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए ईडी के माध्यम से साजिश रची जा रही है। सीएम बघेल ने कहा कि सीएजी भारत सरकार का विभाग है, जिसने छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग को क्लीन चिट दी है। आपको बता दें, ईडी ने दावा किया कि उसने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले को पकड़ा है। ईडी ने शराब घोटाले अनवर डेभर को गिरफ्तार करने में अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो चलिए तेलंगाना की बात अब करेंगे, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हैदराबाद के दौरे पर हैं, जहां प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा संघर्ष रैली निकाली। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने हैदराबाद युवा घोषणा पत्र भी जारी किया। ये घोषणा पत्र राज्य में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जारी किया गया। वहीं प्रियंका गांधी ने रैली को भी संबोधित किया है और इस दौरान सीएम चंद्रशेखर राव पर भी जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीआरएस सरकार ने कहा था कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है, लेकिन आज भी 2.5 लाख किसानों पर कर्ज है। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। चलिए अगली खबर तेलंगाना से लेते हैं, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हैदराबाद में युवा संघर्ष रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैली में आया जनसैलाब तेलंगाना में आने वाले बदलाव का चश्मदीद है। रैली में प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बीआरएस सरकार ने कहा था कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है, लेकिन आज भी 2.5 लाख किसानों पर कर्ज है। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। केसीआर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी मिलेगी, लेकिन आज भी प्रदेश में 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने ये भी कहा था कि हर महीने 3000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता अब तक नहीं दिया गया है। 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, लेकिन वे भरे ही नहीं। चलिए उत्तराखंड की बात अब करेंगे, जहां पर धामी सरकार के बनाए गए कई कानून गुजरात, यूपी सहित कई राज्यों के लिए मिसाल बन गए। वहीं इसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत अन्य कानून को सभी राज्य अपना रहे हैं, जो कि गर्व की बात है। उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा है कि यूसीसीसी का ड्राफ्ट भी अब तैयार हो गया है और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल अब बन रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की जहां असम सरकार की दूसरी वर्षगांठ का आज मौका है, ऐसे में सरकार 9 से 11 मई तक एक खास कार्यक्रम का आयोजन भी करने जा रही है। इतना ही नहीं, इसी महीने की 26 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर जाएंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे।
चलिए पश्चिम बंगाल की बात अब करते हैं, जहां पर सीएम ममता बनर्जी ने फिल्म द केरल स्टोरी को बैन करने का फैसला किया है। ममता ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं बंगाल के थिएटर्स में फिल्म को हटाया जाए। वहीं कहा जा रहा है कि यह फैसला बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए लिया गया, ताकि शहर में हिंसा और क्राइम के वाकये न आए। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार मनगढ़ंत और गलत कहानी वाली बंगाल फाइल्स बनाने के लिए फिल्मकारों को पैसे दे रही है। बीजेपी द केरल स्टोरी नाम की फिल्म दिखा रही है, जिसकी कहानी मनगढ़ंत है। चलिए अगली खबर है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से, जहां रंगास्वामी सरकार ने अपनी 5 साल के कार्यकाल में 2 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक और मंत्रियों ने बधाई भी दी। आपको ये बता दें कि 2 साल पहले 2021 की 7 मई को रंगास्वामी ने चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। साल 2021 में सीएम रंगास्वामी ने 71 साल की उम्र में सीएम पद की शपथ ली थी। वहीं अब पुडुचेरी के सीएम 73 साल के हो चुके हैं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के संस्थापक नेता एन रंगास्वामी 2011 से 2016 तक अपनी पार्टी पुडुचेरी में सरकार चलाई है। इसके पहले 2001 से 2008 तक कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर उन्हें प्रदेश में सरकार चलाई थी। वहीं मौजूदा वक्त में रंगास्वामी एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी और एआईएनआरसी के विधायक शामिल हैं। वहीं झारखंड की बात अब करेंगे, जहां पर इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का समापन हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की है। इस दौरान सांसद डॉक्टर महुआ माझी भी वहां पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी सहयोग जरूरी है। झारखंड सरकार की उद्योग ऋण नीति के तहत एमएसएमई को मिलने वाली 25% सब्सिडी को बढ़ाकर 40% तक किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में अग्रणी राज्य में झारखंड को शामिल करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सहयोग से सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। खबर बिहार से है। प्रदेश के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का मामला फिलहाल थमता नजर नहीं दिख रहा। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है। हालांकि जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। ये आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने कानून और नियमों में बदलाव करने के बाद ही आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा किया था। इसके बाद सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वर्तमान में कानून के अंदर लाया गया बदलाव सालों से पहले की गई सजा पर लागू होगा। इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने बिहार सरकार से रिहाई की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी मांगा है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सहरसा जिले के पुलिस अधीक्षक प्रतिवादी आनंद मोहन को नोटिस की तामील सुनिश्चित करें। वहीं तमिलनाडु की बात अब करते हैं, जहां पर चेन्नई में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एवीएम स्टूडियो में जाकर एवीएम हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि संग्रहालय में मिक्सिंग और एडिटिंग, मूवी आर्टिफैक्ट्स और साथ ही साथ करीब 40 हेरिटेज कार और 20 हेरिटेज बाइक्स भी रखे गए। इन हेरिटेज कारों और मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल होने वाले पुराने उपकरण भी मौजूद हैं। इन हेरिटेज कारों और बाइकों का इस्तेमाल विभिन्न अभिनेताओं और एवीएम के संस्थापक एमवीएम मैयप्पा चेट्टियार ने किया था। अपने अवलोकन में सीएम स्टालिन ने पिछले कुछ सालों में एवीएम की उपलब्धियों के बारे में एक वीडियो प्रस्तुति देखी, जिसमें 5 दिग्गज नेता सीएन अन्नादुराई, एमजी रामचंद्रन, एम करुणानिधि, जयललिता और एन.टी. रामाराव के बारे में दिखाया गया। खबर पंजाब से, जहां अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास कल हुए धमाके की जांच के लिए आज सुबह एनएसजी की टीम पहुंची है। टीम के सदस्यों ने जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, स्थिति की समीक्षा भी की। इसके साथ ही एनएसजी के अधिकारियों ने फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर घटना स्थल से इकट्ठा किए गए साक्ष्यों के बारे में जानकारी हासिल की है। आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में सोमवार सुबह धमाका हुआ था। हैरान करने वाली बात यह है कि सोमवार को विस्फोट उसी स्थान पर हुआ जहां एक दिन पहले रविवार को धमाका हुआ था। चलिए पंजाब की बात अब कर लें, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी और लखनऊ पुलिस के 1 लाख के इनामी गुर्गे जुगनू वालिया को पुलिस ने पंजाब से लखनऊ लाने की कवायद अब शुरू कर दी। जुगनू वालिया को पंजाब एसटीएफ ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। 2 साल पहले लखनऊ में एक रेस्तरां मालिक की हत्या के मामले में फरार वो चल रहा है।
मुख्तार अंसारी को अपना गुरु बताने वाले जुगनू वालिया को लखनऊ पुलिस अब रेस्तरां मालिक की हत्या के मामले में ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाएगी। उस पर लखनऊ में सुदखोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। जुगनू वालिया ने मुख्तार अंसारी की शय पर लखनऊ के साथ ही साथ पंजाब में भी अपना नेटवर्क अब खड़ा कर लिया है। मुख्तार अंसारी की मदद से जुगनू पंजाब में लंबे समय से फरार चल रहा था। चलिए खबरों में रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके बाबा केदार के भक्त उनके दर्शन के लिए लंबी लाइन में लगे हुए देखे जा सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि 14 दिन के अंदर तकरीबन 1,80,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से खराब मौसम होने के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को 15 मई तक के लिए रोक दिया गया है। लेकिन जो यात्री पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। वहीं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम पल पल बदल रहा है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया। हालांकि दोपहर बाद हल्की धूप निकल आई, लेकिन तापमान पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा। मौसम विभाग ने आज आसमान साफ रहने और दिन में तेज हवाओं के चलने का अनुमान जताया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 37 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बादलों की आवाजाही बने रहने के आसार है और 10 मई तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज बारिश होने की संभावना है। चलिए इसी के साथ नेशन एंड टाइम में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।